तो दोस्तों अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है, इफ एल्स एंड बुलियन। अब इफ एल्स एंड बुलियन का क्या मतलब है, इसमें हम देखना स्टार्ट करेंगे एक नया डेटा टाइप। अभी तक हमने कौन कौन से डेटा टाइप पढ़े थे, हमने पढ़ा है नंबर, हमने पढ़ा है स्ट्रिंग। अब हम देखेंगे अगला डेटा टाइप जो है बुलियन। इस बुलियन का क्या मतलब होता है, इसको किस तरह से हम इफ एल्स एक जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें यूज करते हैं। अभी सोचना नहीं है क्या होता है, जब पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बनाकर खत्म कर लिया है। अब हम स्टार्ट ही करेंगे कैसे, अगला प्रोजेक्ट बनाने से, जो कौन सा होने वाला है हमारा बैट बॉल विकेट गेम। ठीक है, तो हम अपना जो क्रिकेट गेम है वो बनाना शुरू करेंगे और उसकी हेल्प से सीखेंगे कि इफ एल्स वगैरह क्या होते हैं, और भी जो आगे के चैप्टर्स हैं धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ सीखते रहेंगे। ठीक बात है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर बुलियंस। बुलियन है क्या। देखिए अभी तक हमने जो डेटा टाइप पढ़े, जैसे नंबर्स की बात करें तो कितने सारे नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, राइट। या अगर हम डॉट वाले लगा रहे हैं तो फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्लोट कितने ज्यादा है। इसी तरह स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग भी कितनी सारी हो सकती है। अब ये पहला हम डेटा टाइप पढ़ रहे हैं बुलियन, जिसकी सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है। कौन कौन सी, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, सिर्फ दो वैल्यू हो सकती है इस डेटा टाइप की, या तो वैल्यू होगी ट्रू या वैल्यू होगी फॉल्स। क्यों, कंप्यूटर को भी एक्चुअली ट्रू फॉल्स ही समझ आता है। क्या ये हुआ फॉल्स, जब लाइट नहीं आ रही है ऑन एंड ऑफ। ये क्या है, ऑफ। ऑफ मीन्स जीरो, ऑन मीन्स वन। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे दो वैल्यूज वाले जो चीजें हो सकती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, आप इसको ट्रू फॉल्स बोल लीजिए, आप इसको ऑफ ऑन बोल लीजिए, आप इसको जीरो वन बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो ऑफ जीरो और क्या बोल सकते हैं, फॉल्स, ऑन वन और क्या बोल सकते हैं, ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से जो दो वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट हैं इसको क्या बोलते हैं, बुलियन बोलते हैं। यहाँ पर जब हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे तो इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। क्या वैल्यूज हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ये देखेंगे कि वैल्यू निकलती कैसे है। तो चलिए एक बार पहले चलते हैं अपने कोड की तरफ, वहीं से देखना इसको स्टार्ट को कर देते हैं बंद, और यहाँ पर कर लेते हैं एमेट से हमारा कोड जनरेट, और इसको मैं कर लेता हूँ बड़ा ताकि आपको ये क्लियरली दिखे और समझ आए। ठीक है, यहाँ पर हम लगा रहे हैं बुलियन। ठीक है, यहीं पे हम अपना स्क्रिप्ट टैग भी लिख लेते हैं ताकि हम स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखते रहें और राइट में इसका आउटपुट हम देखते रहें। तो ये मेरा हो गया स्क्रिप्ट टैग, इसको सेव करते हैं। क्या करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। ओपन विद लाइव सर्वर जैसे ही किया तो क्या हुआ, यहाँ पर मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। टाइटल देखिए बुलियन आ गया है, लिखा भी हमने कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। अभी हम देखने वाले हैं इंस्पेक्ट में अपना सारा काम। तो इसको कंसोल को खोल लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं और टेक्स्ट को कर लेते हैं यहाँ पर बड़ा। ठीक बात है, अब देखिए देखना शुरू करते हैं स्क्रिप्ट क्या हो सकता है। तो हम नॉर्मली यूज कहाँ पर होता है, जो बुलियन है, सॉरी ये बुलियन है, क्या होता है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। ये जनरली यूज किया जाता है कंपैरिजन वगैरह ऑपरेटर्स में। तो कंपैरिजन का क्या मतलब है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूं कंसोल डॉट लॉग 5 ग्रेटर देन 8। क्या 5 8 से बड़ा है ना। यहाँ मैंने क्या लगाया, एक ऑपरेटर लगाया इनके बीच में। इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ऑपरेंड बोलते हैं। यानी ये जो जो नंबर होता है, जो जिस चीज पे आप ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो उसको बोलते हैं ऑपरेंड, और ये होता है ऑपरेटर। तो मैंने पूछा क्या 5 बड़ा है 8 से, तो बताइए आपका जवाब क्या होगा। मैं अगर सेव करूं तो देखिए यहाँ पर जवाब क्या आया, फॉल्स। तो इस तरह के जब आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो रिजल्ट्स क्या आते हैं, रिजल्ट आते हैं मेरे ट्रू एंड फॉल्स। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्या 5 छोटा है 8 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो ये आप समझ रहे हैं, जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स वगैरह दो नंबर्स के बीच में, स्ट्रिंग के बीच में, किसी भी चीज के बीच में यूज करेंगे तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या आता है, ट्रू और फॉल्स आता है। और ये कंडीशंस हैं जिसके बेस पर हम अपनी कोड की ब्रांचेस बना सकते हैं। ब्रांचेस मतलब कोड डाइवर, हमेशा कोड एक डायरेक्शन में नहीं चलेगा। अभी तक हमने जितना कोड पढ़ा वो पहली लाइन से शुरू होता था, एक एक लाइन एग्जीक्यूट करके नीचे तक आता था, अपना कोड खत्म कर लेता था। अब हम ऐसा कोड बना सकते हैं जो समय पढ़ने पर कहीं और चला जाए, समय पढ़ने पर कहीं और चला जाए। एक बात बताइए, जब आप कोई गेम्स खेलते हैं तो क्या उसमें कोड हमेशा ऐसा चलता है कि एक के बाद एक स्टेप चलते जाएंगे, नहीं। आपका कैरेक्टर मान लीजिए जहां मूव करता है आपको वही स्क्रीन दिखने लगती है। यानी यूजर इनपुट के बेस पे, सिचुएशन के बेस पे कोड अलग अलग तरह से बिहेव करता है, आपका गेम अलग अलग तरह से बिहेव करता है। तो ऐसे ही आपके कोड को भी अलग अलग तरह से बिहेव करना होगा। पर अभी तक तो हम सीक्वेंस में कोड लिखते हैं, अलग अलग तरह से कैसे बिहेव करेगा वो इन्हीं बुलियन ऑपरेटर्स के बेस पर करेगा। कैसे, हम इस बुलियन ऑपरेटर के बेस पर अलग अलग ब्रांचेस बनाएंगे। मान लीजिए हम बोलेंगे अगर 5 8 से छोटा है तो ये करिए, वरना ये करिए। ठीक बात है, तो उम्मीद करता हूं आपको बुलियन यहाँ पर समझ आया कि बुलियन हम जनरेट कैसे करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगाते हैं ऑपरेंड्स के बीच में, बुलियंस आते हैं और उन बुलियंस का यूज क्या होगा, उन बुलियंस का यूज होगा जो अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। इसके लिए इसमें एक चीज मैं और आपको दिखाना चाह रहा था। मान लीजिए मैंने लिखा 5 लेस देन 8। अगर मैं इसमें लगाऊं टाइप ऑफ ऑपरेटर और इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में बंद, यानी जो फाइनल इससे ट्रू और फॉल्स रिजल्ट आ रहा है उस पर अगर मैं टाइप ऑफ लगाऊं और फिर इसको सेव करूं तो देखिए यहाँ रिजल्ट क्या दे रहा है, ये बुलियन। अभी तक हमने सिर्फ दो ही तरह के टाइप ऑफ देखे थे, नंबर और स्ट्रिंग। अब देखिए जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ एक्सप्रेशन है उस पूरे को टाइप ऑफ करेंगे तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा,
हमेशा बुलियन आएगा, यानी ये तीसरी तरह का मेरा डेटा टाइप हुआ। एक लास्ट चीज जो नोट करने की है वो ये कि कई बार आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम में से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूँ ट्रू, है ना, तो हमको अभी इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भी एक बुलियन है। नहीं दोस्तों, क्योंकि ये कोट्स के अंदर है तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ये मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ? यहाँ पर भी मैं लगा के देख लेता हूँ टाइप ऑफ, और उसको करता हूँ सेव, तो देखिए यहाँ पर क्या आया, स्ट्रिंग आया। जबकि इससे पहले क्या आया था? अगर मैं इनको 2 बार में लगाऊं, है ना, मान लीजिए मैं लगाता हूँ 6 > 9, ये मैंने सेव किया। देखिए पहले वाले के लिए टाइप ऑफ आया बुलियन और दूसरे वाले के लिए टाइप ऑफ आया स्ट्रिंग। यानी अगर कोट्स के अंदर है तो भले ही उसकी वैल्यू ट्रू है फॉल्स है, आप यहाँ स्ट्रिंग कुछ भी लिखें वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। ट्रू और फॉल्स कब होंगे? जब यहाँ पर कुछ भी अलग से ना लगा हुआ हो। देखिए मैंने टाइप ऑफ ट्रू लिखा, सेव किया, तो देखिए ये वाला भी चेंज होकर क्या हो गया, बुलियन हो गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखना है। बुलियन में से ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है, आपको ये समझना है वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो सकती है। और जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसके बेस पर क्या जनरेट होते हैं, बुलियन जनरेट होते हैं। हम बुलियंस का यूज कहाँ करते हैं? बुलियन का हम यूज करते हैं इफ और एल स्टेटमेंट के लिए। उनको हम आगे देखेंगे। एक बार अभी तक मैंने आपको कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर दिखाए? एक दिखाया मैंने लेस देन और एक दिखाया मैंने ग्रेटर देन। एक बार हम ये सारे के सारे बुलियन ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं, इनका मतलब सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं, इनका मतलब क्या है। देखिए यही पूरी लिस्ट है। पहले हम इक्वलिटी नॉन इक्वलिटी को छोड़ के रिलेशनल देख लेते हैं, ये थोड़े आसान है, उसके बाद आपको बाकी दिखा देंगे। देखिए ग्रेटर देन का मतलब क्या है, नाम से एकदम क्लियर हो रहा है। यानी जैसे मैंने चेक किया 5 > 6, 5 क्या बड़ा है 6 से? नहीं है। तो क्या करेगा, एक ग्रेटर देन के बेस पर आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स देगा। ये हमेशा ये चेक करता है कि इसके लेफ्ट में जो चीज है वो बड़ी है या छोटी है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं, ऑपरेटर कैसे यूज होगा, ऑपरेटर ग्रेटर देन ऐसे लगा हुआ है 6। देखिए जिस भी तरफ मुंह खुला हुआ है वो चीज बड़ी चेक की जाती है। आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं। इधर की तरफ मुंह खुला हुआ है तो अगर लेफ्ट वाला बड़ा है तो आंसर होगा ट्रू, अदरवाइज आंसर होगा फॉल्स। यहाँ इस केस में आंसर क्या होगा, 5 > 6 है तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि 5 तो 6 से छोटा होता है। लेस देन क्या है, लेस देन है इसका एकदम ऑपोजिट। लेस देन जब लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 5 6, है ना, जिस भी तरफ मुंह खुला है, मुंह खुला है, ये बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, इस केस में ट्रू होगा। ठीक बात है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन जो है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बिल्कुल ग्रेटर देन की तरह ही चलता है, बस इक्वल टू अगर हम साथ में लगा दे। जब हम मैथ पढ़ते थे तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। तो ये वही ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्योंकि नया सिंबल नहीं लगता है तो कंप्यूटर साइंस में इसको कैसे लिख देते हैं, ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू लगा देते हैं। इस केस में बस क्या होगा, अगर मैं लिखूं 5 > 5, तो जब हम ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो क्या देता है, फॉल्स देता है, और इक्वल वैल्यूज के लिए ये वाला जो ऑपरेटर है ट्रू देता है। बाकी ये सारे रिजल्ट्स वही देगा जो ग्रेटर देन देता है। या तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, है ना। नाम से काफी कुछ यहाँ पर समझ आ रहा है। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू काम करता है, बिल्कुल लेस देन की तरह काम करेगा, सिर्फ कब डिफर करेगा, जब दोनों की वैल्यू एक्जैक्टली सेम हो। अगर दोनों की वैल्यू एक्जैक्टली सेम है तो उस केस में क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, जबकि लेस देन उस केस में फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये चारों तो हमको समझ आ गए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब समझ लेते हैं बाकी इक्वालिटी और अनइक्वालिटी। देखिए इक्वालिटी जावास्क्रिप्ट में 2 तरह की होती है। अगर आप लोग कोई बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ के आए हैं तो वहां इक्वालिटी कैसे चेक करते हैं, डबल इक्वल टू से चेक करते हैं। पहली बात तो ये भी समझ आना चाहिए, जब हम मैथ में लिखते थे तो हम सिंगल इक्वल टू लिखते थे, यहाँ डबल क्यों लिख रहे हैं। देखिए यहाँ डबल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर को हम ऑलरेडी असाइनमेंट ऑपरेटर बना चुके हैं। कौन सा ऑपरेटर बना चुके हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। एक सिंगल इक्वल टू क्या करता है, हमने पढ़ा था, राइट की चीज को उठाकर लेफ्ट में डाल देता है। राइट की चीज को उठाकर जो लेफ्ट में डाल दे वो सिंगल इक्वल टू है। तो अब इक्वलिटी चेक नहीं कर सकते दो सिंगल इक्वल टू से, तो इक्वलिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल टू लगाते हैं। यानी अगर मैं एग्जांपल देखूं, एक बार ये सारी हटा देते हैं, अगर मैं एग्जांपल देखूं तो डबल इक्वल टू कैसे चलेगा। अगर मैं लिखूं 5 = 5, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर मैं बोलूं 5 = 4, ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। यानी ये चेक कर रहा है जो लेफ्ट में है जो राइट में है वो इक्वल है या नहीं इक्वल है। ठीक बात है। एक बार इनको चलाकर मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, फिर से लगाते हैं, या कंसोल में डायरेक्टली इसको चलाकर देख लेते हैं ना। इसको यहाँ पर भी चलाने की जरूरत वैसे नहीं है, पर चलिए आपके लिए नोट्स के लिए हो जाएगा तो कंसोल लॉग इधर ही लगा लेते हैं। ठीक है, मैं लगाता हूँ, मान लीजिए 5 = 5, मैंने किया, इसको सेव। देखिए रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। एक डिफरेंस जो आपको समझने की जरूरत है, यानी अगर मैं इसमें 5 = 4 कर दूंगा तो क्या आएगा, आई थिंक काफी सिंपल है, आपको समझ आ रहा होगा। 5 = 4 कर दूंगा तो फॉल्स आ जाएगा। तो इक्वलिटी हमने चेक कर ली। देखिए अगर मैं यहाँ सिंगल इक्वल टू लगाकर सेव करूं तो क्या बोलेगा, अनकॉट सिंटेक्स, यानी ये बोल रहा है लेफ्ट में, भाई मेरे को राइट की वैल्यू उठाकर लेफ्ट में डालनी है तो लेफ्ट में तो वेरिएबल होना चाहिए ना, ये क्या कर रहे हो, लेफ्ट में मुझे वैल्यू डालनी है। तो इससे समझ आ गया कि आप इसका मतलब कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डबल इक्वल टू लगाएंगे तभी इसकी वैल्यू ठीक देगा। इसके अलावा डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में एक फर्क है। यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू का क्या मतलब होता है और डबल इक्वल टू का
क्या मतलब होता है। चलिए मैं आपको यहाँ एक चीज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये तो हो गए हमारे डबल इक्वल टू के, इसका जरा ट्रिपल इक्वल टू और देख लेते हैं। मैं यहाँ पर दो चीजें लिखता हूँ ट्रिपल इक्वल टू के साथ, और यही चीज हम लिखते हैं डबल इक्वल टू के साथ, और आपको गेस करना है कि किस केस में क्या क्या रिजल्ट आ रहा होगा। देखिए 5 लिखें या 5.0 लिखें, बात तो एक ही है ना। तो इन चारों एक्सप्रेशंस का जो आउटपुट है आइडियली क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। 5 5.0 एक ही बात है, ट्रू। 5 5 एक ही बात है, 5 5.0 एक ही बात है, ट्रू। 5 5 एक ही बात है, यानी तीनों का रिजल्ट आइडियली क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। इस पुराने को पूरे को हम कर देते हैं कॉमेंट और इसको करते हैं सेव। देखिए रिजल्ट क्या आया, ट्रू 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 ट्रू। ठीक बात है, यही हम इसका जो आउटपुट है वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। बट अब अगर मैं क्या करूं, 5 इक्वल टू कोट्स लगाना शुरू कर दूं, यानी मैं इसको क्या बना दूं, स्ट्रिंग बना दूं। अब हम कंपेयर कर रहे हैं नंबर को और स्ट्रिंग को। अब अगर मैं इसको सेव करूंगा तो देखिए क्या हुआ, ऊपर वाले आए ट्रू और नीचे वाले आए फॉल्स। यानी इस केस में देखिए क्या हुआ, जो डबल इक्वल टू है वो क्या करता है, वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने की कोशिश करता है, इसलिए ताकि क्या हो, इक्वलिटी जो है वो एस्टेब्लिश की जा सके। तो इस केस में वो क्या करेगा, क्योंकि नंबर और स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर रहा है, तो या तो इनको नंबर में कन्वर्ट कर लेगा या स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। बट बेसिकली वो देखेगा कि भाई दोनों तरफ आपने 5 ही लिखा हुआ है, इसलिए दोनों केसेस में उसने क्या दिया, आपको ट्रू रिटर्न किया। बट जो ट्रिपल इक्वल टू है वो क्या करता है, वो इक्वलिटी एज इज चेक करता है, कोई कन्वर्जन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। यानी वो ये चेक करेगा इधर नंबर है इधर स्ट्रिंग है, क्या इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो क्या बोलेगा, आपको फॉल्स बोल देगा। यानी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, तभी ट्रिपल इक्वल टू से रिजल्ट सही आएगा। डबल इक्वल टू क्या करता है, जेनरिक वैल्यू चेक करता है, एग्जैक्ट इक्वलिटी चेक नहीं करता। वो क्या करेगा, इनको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा, इनको नंबर में कन्वर्ट, नंबर कंपैरिजन में इनको नंबर में कन्वर्ट कर लेगा और चेक करेगा अच्छा हाँ दोनों 5 5 है भाई, वैल्यू जो है ऑलमोस्ट ठीक आ रही है। तो इसलिए हम करते क्या है, जावास्क्रिप्ट में इन जनरल इक्वलिटी के लिए ट्रिपल इक्वल टू को यूज किया जाता है। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ समझना है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इक्वलिटी। यानी अगर मैं लिखूंगा 5 नॉट इक्वल टू 5 तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बाकी हर केस में ये ट्रू आने वाला है। ठीक है, और ट्रिपल इक्वल टू में वही डिफरेंस होगा जो डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू में था। यहाँ नॉट इक्वल टू और नॉट डबल इक्वल टू में भी वही फर्क है, यानी इस केस में वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन करेगा और डबल इक्वल टू वाले केस में ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं करेगा। तो मोस्टली वैल्यू कंपैरिजन में ट्रिपल इक्वल टू या नॉट इक्वल टू को यूज किया जाता है। तो हमने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स तो देख लिए। अभी जल्दी एक बात जो याद शायद हमने नीचे मिस कर दी, वो ये देखिए लास्ट लाइन है, इंपॉर्टेंट है, वो बात आप याद रखिएगा। जब हम एक्सप्रेशंस बनाएंगे तो ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स इज लेस देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर सबसे बाद में इस्तेमाल होता है। एक बार जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ पर फिर से लगाऊंगा कंसोल लॉग, है ना, और ऊपर वालों को कर देते हैं कॉमेंट। एक चीज यहाँ पर क्या देखने वाली है, मान लीजिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पर 5 प्लस 5 इक्वल टू मान लीजिए मैं चेक कर रहा हूं 4 प्लस 6। अब बात यह है कि इनमें से देखिए लाइन से हमने लिखे हैं, बॉड मास तो हमने पढ़ लिया था कि अरिथमेटिक में कौन सा पहले कौन सा बाद में चलेगा। पर हमको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ जब ट्रिपल इक्वल टू है ये पहले होगा या 5 प्लस और 4 प्लस पहले होगा। देखिए जब मैं इसको सेव करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि इसने पहले प्लस किया उसके बाद ट्रिपल इक्वल टू लाया। यानी ये जो मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर है ये सबसे बाद में एग्जीक्यूट होता है, यानी सबसे बाद मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर के भी बाद में एग्जीक्यूट होता है। सबसे बाद में नहीं, अभी और चीजें भी आएंगी जो इनके भी बाद आएंगी, बट समझना यह है अरिथमेटिक ऑपरेटर पहले चलते हैं, उनके बाद कंपैरिजन चलेंगे। जैसे हमने बात की थी इक्वल टू सबसे ही बाद में चलता है, जब सब कुछ चल जाएगा तब इक्वल टू चलेगा। तो ये उन दोनों के कहीं बीच में आ रहा है, यानी इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे कम है, बीच में आया कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके सबसे हाई प्रायोरिटी आया अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या प्रायोरिटी होगी ये कौन डिसाइड करेगा, ये बॉड मास डिसाइड करेगा, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए इससे नेक्स्ट चीज पर आ जाते हैं। अब ये हमने पढ़ तो लिया कि बुलियन वैल्यू जनरेट होती हैं, हमने ये भी पढ़ लिया कि ये वैल्यू हम अलग अलग नंबर से किस किस अलग अलग रिलेशन बनाकर कर सकते हैं, लेस देन कर सकते हैं, ग्रेटर देन कर सकते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। पर जब फाइनल ट्रू फॉल्स आ गया तो वो ब्रांच की जो हम बात कर रहे थे वो क्रिएट कैसे करेंगे, तो देखिए वो क्रिएट करते हैं इस कॉन्सेप्ट से जिसका नाम क्या है, इफ एल्स। तो पहले इसका एक छोटा सा जोक देख लेते हैं जो राइट में लिखा हुआ है, क्या, यानी ब्रांचिंग किस हिसाब से क्रिएट करते हैं, इस तरह से क्रिएट करते हैं। यानी पहले आप लिखेंगे इफ, उसके बाद आप लिखेंगे अपनी कंडीशन। मान लीजिए थर्स्टी क्या है, ये बन रहा है ट्रू या फॉल्स, है ना। तो अगर ये ट्रू या फॉल्स बन रहा है तो हम बोल रहे हैं भाई अगर आप थर्स्टी हैं तो आप, ये क्या है, गन्ने का जूस है, आप गन्ने का जूस पी लीजिए। अगर आप थर्स्टी नहीं है एल्स, तो आप क्या करिए,
खाली ग्लास रखिए, कुछ मत पीजिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये गन्ने का जूस ही है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो नीचे कुछ गलत तो नहीं समझाऊं। बट बेसिक आपको बात क्या समझनी है, बेसिक आपको बात ये समझनी है कि हमको क्या बोलना है यहाँ पर। आपको लिखना है इफ के बाद आप कोई भी बुलियन दे सकते हैं, बुलियन या बुलियन एक्सप्रेशन। यानी मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5 <8 और उसके बाद लगा सकता हूँ अपनी ब्रांच। ठीक है, मान लीजिए अब इसको हम चला कर देखते हैं। यहाँ आ जाते हैं, इस पहले वाले को भी क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके यहाँ अपना कोड हम देखना शुरू करते हैं। इसको एक नंबर और बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, हम ये चेक करना चाहते हैं कि मान लीजिए आप ड्राइव कर सकते हैं नहीं। ड्राइव करने के लिए, ना करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष की होनी चाहिए, यानी 18 ईयर्स की होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ इफ, अभी मान लीजिए आपकी एज कितनी है, आपकी एज है 12 साल। ठीक है, आप बहुत छोटे से बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ इफ 12 इज ग्रेटर देन 18, तो आप क्या लिखिए, तो आप कंसोल लॉग करिए यू कैन ड्राइव। ठीक है, और ऊपर एक और कंसोल लॉग लिख देते हैं, क्या, चेकिंग इफ यू कैन ड्राइव। ठीक है, यहां लगा देते हैं हम सेमीकोलंस, एंटर, और इसको करते हैं सेव। देखिए क्या आया, सिर्फ चेकिंग इफ यू कैन ड्राइव लिखा हुआ है। क्यों, एक बार यहाँ ठीक से समझते हैं क्या हुआ। जब कोड यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो सबसे पहले ये लाइन आएगी, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर ये जाएगा इफ के अंदर, इफ मतलब यानी, अगर हिंदी में बोले यानी, यानी ये बोल रहा है यानी अगर इफ, अगर 12 है 18 से बड़ा, अगर 12 18 से बड़ा है तो ये एग्जीक्यूट कर दो जो इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में है। क्या 12 18 से बड़ा है, नहीं है। मान लीजिए आपकी एज कितनी है, मान लीजिए आपकी एज 21 है ना। अब मैं इसको सेव करता हूं तो देखिए क्या आया, यू कैन ड्राइव इस बार प्रिंट हो गया। जैसे मैंने सेव किया क्या प्रिंट हो गया, यू कैन ड्राइव। क्यों, क्योंकि इसने इस बार चेक किया क्या 21 18 से बड़ा है, हाँ 21 18 से बड़ा है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या देगा, फाइनली ट्रू देगा। ये हम देख चुके हैं। मान लीजिए यहाँ मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ, अगर ये एक्सप्रेशन मैं प्रिंट कर दूं कि 21 ग्रेटर देन 18, भाई रिटर्न क्या करता है, अगर मैं करूं 21 ग्रेटर देन 18 और उसको प्रिंट करूं, देखिए रिटर्न क्या हुआ, ट्रू रिटर्न हुआ। यानी इफ के अंदर यहाँ इस इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जब भी ट्रू आएगा तो इसके बाद के कर्ली ब्रेसेस का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मान लीजिए क्या कर लेते हैं, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ लेट एज, और उसमें अपनी एज डिफाइन कर देता हूँ, है ना। अब इस एक्सप्रेशन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर जब मैं कोड लिख रहा हूँ मेरे को पता ही आपकी एज 21 है तो मैं डायरेक्टली आउटपुट लिख सकता हूँ। बट मान लीजिए एज हमको इनपुट मिल रहा है कहीं से, एज यूजर जो है वो अपने यूआई में जाकर एंटर कर रहा है बटन दबाकर, तो वो मान लीजिए एज हमारे पास आई इस वेरिएबल में। अभी मैं यहाँ इसको डायरेक्ट असाइन कर रहा हूँ, बट मान लीजिए एज हमने पढ़ा है यूजर से, तो मैं क्या चेक कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो यू कैन ड्राइव, अदरवाइज यू कैन नॉट ड्राइव, है ना। अब अदरवाइज कैसे लिखेंगे, मान लीजिए मैं एक और इफ लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ इफ एज इज लेस देन 18, है ना। तो कंसोल डॉट लॉग यू कैन नॉट ड्राइव, है ना। या ऐसे दूसरा कर देते हैं यूज अ बाईसाइकिल। ठीक है, कि भाई साइकिल चलाओ, अभी आपकी गाड़ी चलाने की उम्र नहीं है। ये मैंने सेव कर दिया। तो देखिए अभी क्योंकि एज 21 है यानी 18 से बड़ी है तो लिखा है यू कैन ड्राइव। अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा हमारा यूआई यूज कर रहा है जिसकी एज 14 है, अभी मैंने सिर्फ एज वेरिएबल चेंज किया, देखिए मेरा कोड एज इट इज रहा, मैंने इसको सेव किया तो क्या लिखा आया, यूज अ बाइसिकल। तो आपको समझ आ गया इफ के बेसिस पर मैं ऐसी कोड ब्रांचेस कैसे बनाऊंगा जो सिर्फ एक कंडीशन के ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट हो। ठीक है, इफ का यही मतलब है। अगर हमको इफ का मतलब समझ आ गया है, यानी इफ की अगर हम देखें यहाँ पर देखें सिंटेक्स क्या है, इफ लिखेंगे, दो आप पहले ब्रैकेट के अंदर अपनी कंडीशन लगाएंगे और जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ क्या है, एग्जीक्यूट करता है अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, आपका ये वाला कोड स्किप हो जाएगा। देखिए जब हम 14 कर रहे हैं तो पहले वाला इफ स्किप हो रहा है, अगले वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं इसको 21 कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, पहले वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरे वाला स्किप हो रहा है। ठीक बात है। इसके बाद देखते हैं एल्स क्या है। एल्स इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए मेरे को यहाँ क्या करना पड़ा, मेरे को दो कंडीशन लिखनी पड़ी, यानी एज 18 से ज्यादा है तो ये करो, एज 18 से कम है तो ये करो। यहाँ मैंने दो गलतियां की। पहली गलती तो मैंने ये की कि अगर किसी की एज 18 हो तो क्या होगा, मान लीजिए 18 है, मैंने सेव किया तो यहाँ कुछ भी नहीं आया। क्यों, यहाँ ना तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू कहीं पर यूज किया। एज 18 के 18 से बड़ा है नहीं, 18 के 18 से छोटा है नहीं, तो क्या हुआ, दोनों का रिजल्ट फॉल्स आया और दोनों ही इफ क्या हो गए, स्किप हो गए, है ना। तो पहली तो गलती मैंने ये की। तो इन गलतियों को जनरली अवॉइड करने के लिए, और ऐसी कंडीशन बहुत जगह होती है जहां बोलते हैं अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये करो वरना ये करो। ये जो वरना है ये क्या है, ये जो वरना है ये आप कर सकते हैं एल्स के हिसाब, एल्स को यूज करके। कैसे, जहां भी इफ का ब्रैकेट खत्म हुआ है वहां आप उसके बाद क्या लिख दें,
वहां लिख दें एल्स और एल्स का ब्रैकेट शुरू कर दें। तो देखिए मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ये दूसरी कंडीशन लिखे बिना अब मैं ये इफ और एल्स साथ में हो गए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हिंदी में इसको पढ़ेंगे यानी अगर एज 18 से बड़ी हो तो ये करना, वरना ये करना। अगर ये मान लीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंग्लिश में बन गई, अंग्रेजों ने पहले बना ली, बट अगर हम इसको करते तो हम इसको कैसे लिखते, हम इफ और एल्स को कैसे लिखते, हम लिखते अगर वरना। अगर आपको इफ और एल्स को कंपेयर करना है तो कैसे, अगर और वरना। ठीक बात है, इनको मान लीजिए यहाँ कमेंट्स में हम लिख लेते हैं। इफ क्या है, इफ है अगर, और एल्स क्या है, एल्स है वरना। ठीक है, ये गाड़ी वरना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदी शब्द वरना की बात कर रहा हूं, अगर और वरना। तो मैं बोल रहा हूं अगर एज 18 से ज्यादा है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। इसको क्या बोलते हैं, दो ब्रैकेट्स के बीच में जो भी कोड लिखा है उसको बोलेंगे एक ब्लॉक। अभी यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है, आप यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, एल्स, एल्स मतलब वरना, यानी अगर एज 18 से ज्यादा है तो ये, वरना ये। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इसको सेव करूं तो 18 के केस में भी स्किप नहीं हुआ, क्या आ गया, यूज अ बाइसिकल आ गया। क्यों, क्योंकि अब जो भी इस कंडीशन के अंदर नहीं गया वो इस कंडीशन में पक्का जाएगा, या तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने बोला एज अगर 18 से ज्यादा है, एज 18 ही है, तो मान लीजिए अगर एज 21 होती तो भी यही ट्रू होता। तो क्या होता, पहले वाले के अंदर घुस जाता तो यू कैन ड्राइव। इस बार इसने एल्स स्किप कर दिया है ना, तो ये अपने आप ये देख लेगा, क्योंकि मैं इफ के अंदर घुस गया था तो अब मैं एल्स के अंदर नहीं घुसूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई है। तो इफ और एल्स हमको समझ आ गया, तो इफ हमको समझ आ गया, एल्स हमको समझ आ गया। एक बात यहाँ नोट करने की है, हालांकि रिकमेंडेड नहीं होता है, कि अगर आपका सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, यानी इफ के अंदर भी आपने एक ही लाइन लिखी है, एल्स के अंदर भी आपने एक ही लाइन लिखी है, तो आप इस इफ एल्स को कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं कॉपी करके यहाँ आपको दोबारा लिख कर दिखाता हूँ। ये कर्ली ब्रेसेस आप कर सकते हैं पूरे स्किप। क्या करिए, इसके बाद ही ये जो आपकी लाइन ऑफ कोड है यहाँ लिख दीजिए, दूसरी लाइन में सीधे क्या लिखिए, एल्स, और यहाँ पर भी जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये रिकमेंडेड नहीं होता है, मैंने अपनी 10 साल की प्रोग्रामिंग लाइफ में कहीं पर भी जनरली इस तरह से लिखा हुआ नहीं देखा, क्योंकि रीडेबल नहीं होता है। कल को जब भी कोई एक और स्टेटमेंट कई बार मान लीजिए बाद में फाइल्स में ऐड करना चाहता है तो उसमें समस्या आती है। पर आप चाहें तो कहीं पर ये आपको दिखे, किसी एग्जाम में दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है देख के। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो वो उसको इफ के अंदर मान लेगा, एल्स के बाद का सिंगल स्टेटमेंट एल्स के अंदर मान लेगा, अगर आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं तो ये और ये एक ही बात है। अब देखिए इसका भी यू कैन ड्राइव आ रहा है, इसका भी यू कैन ड्राइव आ रहा है। एज को अगर मैं कर देता हूँ 14 तो ये भी बोलेगा यूज अ बाइसिकल, ये भी बोलेगा यूज अ बाइसिकल। ठीक बात है। एक और चीज हम यहाँ देख लेते हैं, क्या, इफ एल्स लैडर। देखिए वेरिएबल्स का तो यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं इफ के अंदर, हम क्या कर रहे हैं, एज के बेसिस पर कर रहे हैं, है ना। अब ये बोल रहा है इफ एल्स लैडर। मान लीजिए आपको ये बोल रहा है कि भाई अगर आपकी उम्र 70 साल से ऊपर है तो भी आप गाड़ी मत चलाइए, तो भी आप हेल्प का इस्तेमाल करिए, गाड़ी मत चलाइए। ऐसा कोई रूल होता नहीं है, मैं बस अपने एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, अब मेरे पास इफ और एल सिंपल कंडीशन नहीं रही, मुझे क्या करना है, मैं कह रहा हूँ अगर एज 18 से ज्यादा है तो चला सकते हैं, है ना। अगर आपकी एज 65 से कम है तो ही चला सकते हैं, है ना, 18 से 65 की है तो ही चला सकते हैं। तो मैं यहाँ मान लीजिए क्या करता हूँ, मैं इस कंडीशन को किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर एज आपकी है ज्यादा किससे, 65 से, है ना, तो कैन यू ड्राइव, यू कैन, या मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं प्लीज आस्क समवन एल्स टू ड्राइव यू। ठीक है, इसको एक नंबर छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एज 65 से ज्यादा है तो प्लीज आस्क समवन एल्स टू ड्राइव यू। अभी देखिए यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसको बोला जाता है इफ एल्स लैडर। लैडर मतलब सीढ़ी, तो आप पूरी इफ एल्स की सीढ़ी बना सकते हैं। बोल रहा हूं अगर आपकी एज 65 से ज्यादा नहीं है, एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 18, जो हमारी पहले वाली कंडीशन थी, है ना। तो आप क्या करिए, तो हम कह रहे हैं यू कैन ड्राइव। देखिए यहाँ क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ये वरना हटा देता हूं ताकि आपको ये क्लियर दिखे। अब यहाँ पर तीन इफ एल्स की कंडीशन हो गई। पहला है इफ, दूसरा है एल्स के साथ इफ, और तीसरा है एल्स। यानी बोल रहा हूँ अगर एज 65 से ज्यादा है तो प्लीज किसी और को बोलिए कि वो गाड़ी चलाए। उसका तो बोल रहा हूँ एल्स इफ, अगर एज 18 से ज्यादा है तो चला सकते हैं। एल्स अगर बाई एल्स आपको क्या यूज करनी है, बाइसिकल यूज करनी है। एक बात आपको यहाँ और समझने की है, जब मैं दूसरी कंडीशन पर पहुंचा और मैंने बोला एज 18 से ज्यादा है ना, मान लीजिए मैं इस एज को क्या कर देता हूँ, 70 कर देता हूँ। अब मैं जैसे इसको 70 करूंगा तो पहली वाली कंडीशन भी ट्रू है, दूसरी वाली कंडीशन भी ट्रू है, यानी एज ग्रेटर देन 18 भी ट्रू है। तो क्या ये दोनों एग्जीक्यूट होने चाहिए और एल्स एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या आया, ऊपर वालों को हम जरा क्या कर देते हैं, अच्छा सॉरी,
नीचे वालों को हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं। देखिए क्या आया, प्लीज आस्क समवन एल्स टू ड्राइव यू आया, पर दूसरे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक पूरे इफ एल्स लैडर में एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है, यानी वो जब एग्जीक्यूट कोड को कर रहा है तो आएगा, वो चेक करेगा सबसे पहले पहला ट्रू है या नहीं। एज 70 ग्रेटर देन 65 ट्रू है, इसके अंदर घुसेगा, बाकी सब को स्किप कर देगा, उसके अलावा बाकी सब में कुछ भी कंडीशन लिखी हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन आएगा, यानी अगर वो सेकंड कंडीशन तक आया है तो यू कैन बी श्योर कि पहले वाली फॉल्स ही थी। अदरवाइज वो सेकंड कंडीशन को आकर चेक भी नहीं करेगा, सीधे आगे बढ़ जाएगा, सीधे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने चेक किया एज ग्रेटर देन 65, यहाँ पर 65 थी तो यहाँ घुस गया। अभी मान लीजिए मैं एज वापस क्या कर देता हूँ, अपने 21 कर देता हूँ। अब मैंने सेव किया तो लिखा है यू कैन ड्राइव, क्यों? वो पहली कंडीशन पर आया, एज ग्रेटर देन 65 चेक किया, ये ट्रू नहीं था उसके, क्योंकि ये फॉल्स था, फिर गया एल्स इफ में, ये इस बार ट्रू हो गई, ये ट्रू हो गई, तो सिर्फ इसको एग्जीक्यूट किया, बाकी उसके बाद जो है वो छोड़ देगा। तो आप एक इफ लिख सकते हैं, उसके बाद एल्स इफ कितनी बार भी एल्स इफ लिख सकते हैं और लास्ट में एल्स लिख सकते हैं, एंड यू कैन बी श्योर कि आपकी पूरी इफ एल्स लैडर में से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट हुआ होगा, जो भी ट्रू होगा वो एग्जीक्यूट होगा, वरना सबसे बाद में जो बेचारा एल्स है, अगर ये सारी की सारी इसके ऊपर की कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा जो एल्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ एल्स लिखना कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो ना लिखें। उस केस में क्या होगा, वो इफ एल्स इफ सारे चेक करता रहेगा, जो जो एग्जीक्यूट होगा ट्रू होगा, जो ट्रू होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो आखिर में बंद करके निकल जाएगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स हमेशा उस कंडीशन में लगाया जाता है जब आप चाहते हैं कि कंडीशंस के बेस पर कुछ कुछ एग्जीक्यूट हो, बट अगर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो ये तो एग्जीक्यूट हो ही। मान लीजिए बाद में आप एक ग्रीटिंग तो दे देंगे, सॉरी मैं आपके लिए चेक नहीं कर पाया, कुछ भी अगर ऐसा है तो आप एल्स में लिख सकते हैं। ठीक बात है, उम्मीद करता हूं इफ एल्स का पूरा लैडर ये हमको समझ आ गया है। देखिए हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम अपना बैट बॉल विकेट वाला प्रोजेक्ट बनाना इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए एक बात पहले यहाँ समझनी है, हम कौन सा प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट क्रिकेट गेम हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को हम बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे, बहुत सुंदर इसका यूआई बनाएंगे, बट क्या करेंगे, जितना हम पढ़ते रहेंगे उतना हम इंप्लीमेंट करते रहेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए एकदम बेसिक यूआई से इसकी स्टार्ट करेंगे। क्या? यहाँ पर 3 बटन्स होंगे, बैट बॉल और स्टंप। ये गेम किस किस के बीच में हो रहा है, आपके यानी यूजर के और कंप्यूटर के। ठीक है, ये गेम किस किस के बीच में हो रहा है, 2 प्लेयर्स हैं यहाँ पर, यूजर और कंप्यूटर। और देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप एक चूज करेंगे तीनों चीज में से, बैट बॉल स्टंप में से, यानी आप मतलब जो भी ये गेम खेल रहा है वो इन तीनों में से एक बार में एक बटन क्लिक कर सकता है। एक चीज आप चूज करेंगे बैट बॉल स्टंप में से, एक चीज चूज करेगा कंप्यूटर। और रूल क्या होगा, अगर मान लीजिए एक प्लेयर चूज करता है बैट और एक प्लेयर चूज करता है बॉल, तो जिसने बैट सेलेक्ट किया वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब बैट बॉल पर लगता है तो बॉल कहाँ जाती है, छक्के पर जाती है। तो अगर बैट सही से बॉल पर लग जाए तो बैट क्या है, बॉल को हरा देता है। ठीक है, तो अगर जो भी बैट, और अगर एक ने बैट चूज किया एक ने बॉल चूज किया, तो जिसने बैट चूज किया वो जीतेगा। अगर एक ने बॉल चूज किया और एक ने विकेट चूज किया, तो जिसने बॉल चूज किया वो जीतेगा। क्यों? क्योंकि बॉल जब सही से विकेट पर लग जाए तो विकेट कहाँ जाता है, उड़ता हुआ पीछे जाता है ना। जब जब मोहम्मद सिराज बॉलिंग करता है तो विकेट कहाँ जाते हैं, उड़ते हुए पीछे जाते हैं। इसलिए अगर एक ने चूज किया बॉल और एक ने चूज किया विकेट, तो कौन जीतेगा, बॉल जीतेगी। बट अगर सर्किल देखिए वापस घूम कर आ गया, अगर एक ने विकेट चूज किया और एक ने बैट चूज किया, तो देखिए जो विकेट है वो जब चाहे बैट को वापस कहाँ भेज सकता है, पवेलियन भेज सकता है। तो अगर किसी ने विकेट चूज किया और किसी ने बैट चूज किया तो क्या होगा, विकेट जीतेगा। तो देखिए कितना अच्छा गेम है, इसमें क्या है, आपकी चॉइस पर सिर्फ डिपेंड नहीं करता कि कौन जीतेगा, है ना। आप बैट अगर आपने लिया है तो आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। बॉल अगर आपने लिया है तो आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। विकेट अगर आपने लिया है तो आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइसेस क्या है। अगर दोनों प्लेयर सेम चीज सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए इसने भी बैट चूज किया उसने भी बैट चूज किया, तो क्या होगा, टाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये गेम हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा, गेम हो रहा है आपके और कंप्यूटर के बीच में। यूजर जो है बैट बॉल स्टंप में से एक चीज चूज करेगा, कंप्यूटर रैंडमली अपनी चॉइस सेलेक्ट करेगा और उसके बाद आपको बताएगा कि आप जीते या कंप्यूटर जीते। कर देते हैं बंद। ठीक बात है। देखिए यूआई भी हमने देख लिया, हमको लिखना है बैट बॉल स्टंप गेम, और उसके अलावा क्या, यहाँ पर हमको 3 जो है क्या बनाने हैं, बटन्स बनाने हैं। ठीक बात है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिफॉल्ट कोड जनरेट कर लेंगे। इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखता रहे, है ना। और यहाँ इसका नाम क्या दे देते हैं, ये दे देते हैं बैट बॉल स्टंप गेम। ठीक है, या यहाँ पर एक्चुअली इसको हम बोल देते हैं क्रिकेट गेम, और नीचे लिख देंगे बैट बॉल स्टंप गेम। ठीक है, अब हम बॉडी के अंदर आ गए। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ी सी हेडिंग दिखा रहे हैं, उसके बाद 3 बटन लिख रहे हैं। तो जो हमारी मेन हेडिंग है वो क्या है, मान लीजिए उसको लिख लेते हैं H1, और यहाँ लिख लेते हैं बैट बॉल स्टंप गेम।
ठीक बात है। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हमको 3 करने हैं बटन ऐड, बैट बॉल और स्टंप। अभी यूआई इसका बहुत सिंपल रख रहे हैं क्योंकि हमारी मेन पॉइंट क्या है, हमको जावास्क्रिप्ट सीखना है। जब आप ये चैप्टर्स करते जाएंगे तो आखिर में इसका यूआई बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ इमेजेस को यूज करेंगे, अच्छा यूआई यूज करेंगे ताकि ये गेम ऐसा हो पाए जिसको आप एज अ प्रोजेक्ट दिखा पाए। ठीक बात है। तो यहाँ बटन हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। बटन, बटन की सबसे पहले क्या देंगे, सबसे पहले इसको टेक्स्ट देते हैं क्या, बैट, है ना। और बटन क्या क्या होंगे मेरे, बैट बॉल एंड स्टंप। अच्छा एक चीज और, इस प्रोजेक्ट में हम दूसरा क्या करने वाले हैं, जब आप बैट बॉल स्टंप चूज करेंगे तो जो रिजल्ट है, यानी आपने क्या चूज किया था, कंप्यूटर ने क्या चूज किया था और कौन जीता, ये सब हम कहाँ शो करेंगे, पॉपअप लगाकर शो कर देंगे, यानी अपने अलर्ट पॉपअप में हम शो कर देंगे। तो ये हो गया बैट बॉल स्टंप, इसको हमने सेव कर दिया। इसको शुरू कर लेते हैं लाइव सर्वर के साथ, है ना। अभी हमको बुलियन फाइल नहीं चाहिए, तो ये देखिए ऑलरेडी जो हम चाह रहे थे यूआई उस टाइप का थोड़ा थोड़ा बनकर यहाँ पर आ गया है, यानी हमको इसमें सीएसएस यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी क्या करते हैं, बेसिक सीएसएस यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए ऊपर वाले जो टैग्स हैं इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी के लिए इनको कर देते हैं बंद, सॉरी डिलीट। यहाँ पर लगाते हैं स्टाइल, यानी यहीं पर हम स्टाइल यूज कर लेते हैं क्या। एक तो हम जो पूरी की पूरी बॉडी है उसको क्या करते हैं, जो टेक्स्ट है उसको क्या कर लेते हैं, सेंटर अलाइन कर लेते हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए अच्छे से पूरे के पूरे पेज के बीच में आ गया। मेरे जो बटन्स हैं, ये जो भी कुछ है, क्या आ गया, एकदम बीच में आ गया। आई थिंक इसके अलावा भी बहुत ज्यादा और सीएसएस कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे देखिए यहाँ पर तो लेफ्ट में ही हम दिखा रहे थे, बट हमने इसको थोड़ा सुंदर करने के लिए क्या किया, बीच में दिखा लिया। अब हमको क्या स्टार्ट करना है, हमको स्टार्ट करना है अपना जावास्क्रिप्ट ऐड करना। तो देखिए हम क्या चाहते हैं, बैट के क्लिक करने पर हम चाहते हैं कुछ होना चाहिए, है ना। तो बैट में हम क्या लगाएंगे, बैट में लगाते हैं ऑन क्लिक, है ना। और इसको कर लेते हैं बड़ा। देखिए ये वाला जो कोड है, यहाँ पर मेरे को इसका कोड लिखना है ऑन क्लिक का। अभी देखिए हमने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है, बट ऑन क्लिक का कोड अभी भी हम कहाँ लिखते हैं, डायरेक्टली ऑन क्लिक के अंदर ही लिखते हैं। बाद में जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो ये भी समझेंगे कि ऑन क्लिक का कोड भी बाहर कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले ऑन क्लिक के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहला काम यहाँ क्या करते हैं, एक बार लगाते हैं कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा यहाँ सिंगल कोट्स हमको लगाना है, यू हैव चोजन बैट, ठीक है। सेव करते हैं, इसको कर देते हैं सेव। और यहाँ एक बार कंसोल स्टार्ट करके देखते हैं कि हम ये ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं। यानी अब जब भी कोई किस पे क्लिक करे, अभी हमने बैट पे लगाया, कोई बैट पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, तो लिखा आ जा रहा है यू हैव चोजन बैट। यानी हमने यूजर की जो चॉइस है वो तो हमने पता कर ली, बट कंप्यूटर की चॉइस रैंडमली कैसे जनरेट करेंगे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर सीखने के लिए, कंप्यूटर की चॉइस रैंडमली कैसे जनरेट करेंगे। देखिए मैथ का एक फंक्शन होता है, जैसे मैथ का हमने फंक्शन क्या यूज किया था, सीलिंग यूज किया था हमने, राउंड यूज किया था। इसी तरह मैथ का एक फंक्शन होता है जो मैं यहाँ आपको चलाकर दिखाता हूँ, जिसका नाम है मैथ डॉट रैंडम। आप ये जब भी मैथ डॉट रैंडम चलाएंगे तो देखिए क्या करेगा, 0 से 1 के बीच में आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। इस बार इसने क्या दिया, मान लीजिए 0.39, दोबारा चलाएंगे तो 0.64, फिर चलाएंगे तो 0.65, फिर चलाएंगे तो 69, फिर चलाएंगे तो 21। हर बार 0 से लेकर 1 के बीच में रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देगा। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि रैंडमली इन 3 में से कुछ ना कुछ चूज करे, है ना। तो एक तरीका क्या है, अगर आप नॉर्मल मैथ लगाकर सोचें, अगर कोई चीज 0 से 1 की रेंज में है और मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 3 हो जाएगी। यानी अगर मैं बोल दूं मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। मैं देखिए इसको एक बार एंटर दबा के इसको क्या कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको ऊपर फिर से दिखे। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए 0.78 आया, 2.8 आया, 1.2 आया, 0.78 आया, है ना, 0.62 आया। यानी अब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर फाइनल जो नंबर आया वो 0 से 1 के बीच में आया तो मान लीजिए कंप्यूटर ने बैट चूज किया। नंबर अगर 1 से 2 के बीच में आया तो मान लीजिए बॉल चूज किया। और नंबर 2 से 3 के बीच में आया या 2 से बड़ा आया तो मान लीजिए क्या चूज किया, स्टंप चूज किया। तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर की जो चॉइस है वो किस बेस पर जनरेट करेंगे, मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 3 के बेस पर जनरेट करेंगे। मेरी चॉइस तो मान लीजिए वापस आ जाते हैं, यहाँ मुझे पता चल गई बैट है। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ मान लीजिए कंप्यूटर की चॉइस, है ना, मेरे को लिखना है तो मैं लिख लेता हूँ कि किससे किसके बीच में होगी तो चल जाएगा। ठीक बात है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ लेट रैंडम नंबर इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, है ना, मल्टीप्लाई बाय 3। इससे मुझे क्या पता है, मान लीजिए यहाँ मैं कमेंट डाल देता हूँ, दिस विल जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 3, ठीक है।
दिस विल जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 3। तो मेरे पास रैंडम नंबर आ गया। अब मुझे इस रैंडम नंबर के बेस पर क्या करना है, मुझे रैंडम नंबर के बेस पर चूज करनी है कंप्यूटर की चॉइस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसे पहले मान लीजिए मैं बोलता हूँ नंबर क्या होना चाहिए, ये जो रैंडम नंबर है ये बड़ा होना चाहिए जीरो से। पहली रेंज क्या है मेरी, 0 to 1 पहली रेंज है, 1 to 2 दूसरी रेंज है, 2 to 3 तीसरी रेंज है। तो मैं चाहता हूँ नंबर बड़ा हो जीरो से, पर साथ में नंबर होना चाहिए छोटा किससे, छोटा या इक्वल टू मान लीजिए मैं बोलता हूँ 1 से। पर यहाँ तो दो कंडीशन है, यानी अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी मैं ये बोलूँ कि कंप्यूटर ने मान लीजिए क्या चूज किया, इसके अंदर मैं मान लो क्या लिखूंगा, लेट कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल टू, क्या होगी कंप्यूटर की चॉइस, इस केस में मान लीजिए बैट होगी, है ना। अब ये मेरी कंडीशन है, बट पॉइंट ये है यहाँ तो एक ही कंडीशन में लिख पा रहा हूँ, दो कंडीशन में नहीं लिख पा रहा। इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के लिए आते हैं वापस एक बार यहाँ पर और देखते हैं सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, अभी तक देखिए हमने देखा कि एक सिंगल बुलियन आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन जो फाइनली क्या बन रहा हो, ट्रू एंड फॉल्स बन रहा हो, वो आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। बट एक बार अगर हमारे पास ट्रू या फॉल्स आ गया, उसके बाद क्या उनको कंबाइन कर सकते हैं मल्टीपल, देखिए मल्टीपल नंबर्स है मेरे पास 5 और 6, मैं उनको प्लस कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड कुछ भी ऑपरेटर लगाकर मैं फाइनली क्या कर सकता हूँ, दो नंबर का एक नंबर बना सकता हूँ। बट अगर मेरे पास दो बुलियंस है, यानी एक ट्रू है एक फॉल्स है, उसका मैं क्या करूँ वो मेरे को नहीं पता। तो उनके लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तीन लॉजिकल ऑपरेटर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर हैं। एक क्या है एंड, एक क्या है और, एक क्या है नॉट। मुझे पता है काफी लोगों को यहाँ पर पढ़ते हुए काफी देर हो चुकी होगी, तो अगर ये अच्छी अच्छी चीजें देखकर भूख लग रही है तो भागिएगा मत, पहले लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक अच्छा सा ब्रेक लेकर आप नाश्ता चाय नाश्ता कर सकते हैं। बट देखिए एंड और नॉट को बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए कोई आपको खाना ऑफर करे और बोले, आप इंग्लिश शब्द का जो मतलब है बस वही हमको समझना है, यानी कोई बोले कि रोटी खाओगे या सब्जी खाओगे, आप क्या बोलोगे, भाई मैं रोटी और सब्जी दोनों खाऊंगा। खाली रोटी कौन खाता है और खाली सब्जी कौन, कोई जिम विम जाने वाला कोई बहुत स्ट्रांग बंदा हो तो खा लेगा खाली सब्जी, वरना भाई रोटी सब्जी साथ में खाई जाएंगी। यानी आप क्या बोलेंगे, आई विल हैव रोटी एंड सब्जी, यानी आप ये बोल रहे हो भाई दोनों चाहिए मुझे, तो उसको क्या बोलते हो आप, एंड बोलते हो इंग्लिश में, ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, लोग क्या पूछते हैं, सर चाय लेंगे या ठंडा, यानी आप चाय लेंगे या ठंडा लेंगे। देखिए बहुत सारे चाय लवर्स को मैं जानता हूँ जो अगर मतलब बिल्कुल मरने भी वाले होंगे, डॉक्टर पूछेगा दवाई लेंगे या चाय लेंगे, तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे भाई चाय दे दे, दवाई तो हम बाद में ले लेंगे। बट अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें कि बहुत सारी चॉइसेस ऐसी होती हैं जो आइदर और वाली हैं, यानी ये एक या दूसरी, तो या तो आप चाय मांगेंगे या ठंडा मांगेंगे, उस केस में हम क्या बोल रहे हैं और, यानी आप दोनों में से एक चूज करने वाले हैं। अगर दोनों में से एक होगा तो क्या होगा और, दोनों चाहिए तो क्या होगा एंड। और तीसरा तरह का ऑपरेटर क्या है, तीसरी तरह का ऑपरेटर होता है नॉट, यानी अगर मान लीजिए अभी आपने खाना खाया है, आप हॉस्टल में, उसके बाद दोस्त बोलता है भाई तंबाकू खाने तुलसी खाने चलेगा क्या, या सिगरेट पीने चलेगा क्या, तो सिर्फ एक जवाब होना चाहिए, क्या जवाब होना चाहिए, नॉट, यानी नहीं। तो तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हैं, एक बार दोबारा समझते हैं। क्या एंड क्या करता है, एंड ये बोलता है कि भाई दो कंडीशन है, मान लीजिए एंड को सबसे पहले लिखते कैसे हैं, एंड को लिखते हैं दो एन पर्सन लगाकर, ये इसको क्या बोला जाता है, एन पर्सन ऑपरेटर, है ना, एन पर्सन ऑपरेटर। तो दो एन पर्सन ऑपरेटर को एक साथ लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंड बोलेंगे। दो पाइप ऑपरेटर्स, देखिए सीधे सीधे जो पाइप बनता है, ये बनता कहां से है, आपकी एंटर की के जो ऊपर वाली की है, अगर उसको दबाएंगे शिफ्ट के साथ तो क्या होगा, सीधा पाइप आएगा। तो अगर दो पाइप लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे, इसको और बोलेंगे। और नॉट कैसे इस्तेमाल करते हैं, नॉट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इस्तेमाल, ठीक बात है। एंड का क्या मतलब है, देखिए एंड का मतलब समझते हैं। एंड का मतलब है ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू फॉर द रिजल्ट टू बी ट्रू, यानी अगर पहली कंडीशन भी ट्रू है दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तभी क्या होगा, एंड क्या देगा, ट्रू देगा। अब एक बार इसको जल्दी से देखते हैं, क्लियर। और यहां पर क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। बॉडी के अंदर लिख लेते हैं स्क्रिप्ट टैग और इसके अंदर हो जाते हैं शुरू। अभी देखिए हम यहाँ क्या कर रहे थे, क्रिकेट में हम देख रहे थे नंबर किससे किसके बीच में है ना। इसी तरह से हम, या मान लीजिए हमने जो पहले ड्राइविंग वाला किया था काम, वहां पर भी कर सकते हैं। क्या, मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ लेट एज इक्वल टू, हमारी एज क्या है, मान लीजिए 45 है। जो मैंने कंडीशन लिखी थी मैं उसको और श्योर होने के लिए इस तरह से भी लिख सकता था, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 65, यानी अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है एंड एज 65 से कम है तो क्या होना चाहिए और एल्स क्या होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ एज इनके बीच में है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग यू कैन ड्राइव,
और अगर एज इनके बीच में नहीं है तो यूज अ बाइसिकल। अभी अगर मैं इसको सेव करूं और इसको मैं करूं रन ओपन विद लाइव सर्वर, तो देखिए हम खोलेंगे कंसोल और कंसोल में देखेंगे आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट आ रहा है यू कैन ड्राइव। देखिए इस केस में जब हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, आपको मेन क्या समझना है, इसको बड़ा करके देखिए। जब हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं तो एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी एज 18 से ज्यादा भी हो और एज 65 से कम भी हो। एक बार मैं आपको इनको भी जरा कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ कि आप पहले मेरी पहली कंडीशन एज ग्रेटर देन 18 है ना, और उसके बाद दूसरी कंडीशन एज लेस देन 65। दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख ली और क्या कर ली, सेव। देखिए अभी क्या हुआ, रिजल्ट आया, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो मेरी फाइनल रिजल्ट क्या आया, यू कैन ड्राइव। अब मान लीजिए मैं एज को क्या कर लेता हूँ, एज को मैं कर लेता हूँ 12। अब मैं जैसे इसको सेव करता हूं तो देखिए क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, एज ग्रेटर देन 18 है क्या, नहीं। 12 ग्रेटर देन 18 नहीं है, पर क्या 65 से कम है, हाँ 12 65 से तो कम होता है। तो देखिए एक कंडीशन फॉल्स है एक कंडीशन ट्रू है, पर ये फाइनली इफ का क्या हुआ, फाइनली इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों, एंड क्या करता है, एंड ये बोल रहा है भाई मेरे दोनों तरफ की चीजें ट्रू होंगी तो मैं ट्रू होऊंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स हो जाऊंगा। यानी चाहे मेरा लेफ्ट वाला फॉल्स हो, चाहे मेरा राइट वाला फॉल्स हो, चाहे दोनों फॉल्स हो, तीनों ही केसेस में मैं फॉल्स रहूंगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो मैं ट्रू रहूंगा। तो एंड आपको वहां पर यूज करना है जहां आप स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लिख रहे हैं, दोनों तरफ ट्रू हो, तभी आप इफ के अंदर घुसना चाहते हैं, अदरवाइज यूज अ बाइसिकल। अभी मान लीजिए यहाँ दूसरा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर मैं क्या कर सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ। यही मान लीजिए अगर मैं इसको बिल्कुल उल्टा लिखना चाह रहा होता है ना, यानी मैं ये लिखना चाह रहा होता, मैं ये कंडीशन लिखता मान लीजिए ऐसे, यानी मैं ये बोलता अगर आपकी एज 18 से ज्यादा, इसको मान लीजिए कम कर लेते हैं, यानी आपकी एज या तो 18 से कम हो या आपकी एज 65 से ज्यादा हो, दोनों ही केसेस में बाइसिकल इस्तेमाल करनी है। देखिए सेम ही कंडीशन है, उल्टे तरह से हम लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, पहले हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि अडल्ट कौन है, इस बार हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा कौन है और बूढ़ा कौन है। यानी मैं बोल रहा हूँ एज लेस देन 18, तो ये क्या होगा, इसका क्या मतलब है, बच्चे हो आप, यानी एज लेस देन 18 है तो आप अभी बालक हैं। अगर आपकी एज ग्रेटर देन 65 है तो आप बुजुर्ग हैं। तो इन दोनों केसेस में यूज अ बाइसिकल। अब देखिए मैंने सेव कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, पहली कंडीशन थी मेरी ये 12 है, पहली कंडीशन है ट्रू। अच्छा ये कंडीशन अभी भी उल्टी लिखी हुई है, ये कंडीशन भी हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमको यहाँ पर सही रिजल्ट दिखे। देखिए पहली कंडीशन ट्रू है, 12 के केस में एज 18 से कम है क्या, हाँ है। 12 के केस में एज 65 से बड़ी है क्या, नहीं है। दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू थी, उसके बाद भी और ने क्या बोला, और ने रिटर्न किया ट्रू, तभी तो ये एग्जीक्यूट हुआ, तभी तो भाई यहाँ लिखा है यूज अ बाइसिकल। इसका क्या मतलब है, और ये बोलता है मेरे दोनों में से अगर एक भी सच्चा है, सच्चा मतलब मेरी दोनों साइड की कंडीशंस में से एक भी ट्रू है, तो मैं क्या फाइनल रिटर्न करूंगा, ट्रू रिटर्न करूंगा। यानी एक फॉल्स हो, लेफ्ट वाला ट्रू हो राइट वाला फॉल्स हो, लेफ्ट वाला फॉल्स हो राइट वाला ट्रू हो, या दोनों ट्रू हो, तीनों ही केसेस में और का रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं सिर्फ उसी केस में और का रिजल्ट आएगा फॉल्स। ठीक बात है। और तीसरा है नॉट, यानी नॉट क्या करता है, अगर इसको ट्रू देंगे तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स देंगे तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, इसको भी मैं आपको कंसोल लॉग लगाकर दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं करता हूँ, सीधे लिख कर देख लेते हैं, सीधे यहीं लिख कर देख लेते हैं क्या, कंसोल डॉट लॉग नॉट ट्रू। अच्छा मैंने कन्फर्म डॉट लॉग लिख दिया, सॉरी, नॉट ट्रू। तो देखिए नॉट ट्रू को इसने क्या कर दिया, फॉल्स। और अगर मैं नॉट फॉल्स कर दूं तो ट्रू। कुछ बच्चे होते हैं ना हमारे यहाँ, आप उनको जो बोलोगे हमेशा उसका उल्टा ही करेंगे, माँ बाप जो बोलेंगे हमेशा उसका उल्टा करना है। तो नॉट गेट वही गेट है, यानी जो भी आप बोलोगे उसको उसका उल्टा। ठीक बात है। दोस्त पूछ रहा है गुटखा खाओगे क्या, नहीं खाएंगे, वो जो भी पूछे उसका उल्टा। अच्छा वो आपको पता है, वो इतना अच्छा दोस्त तो है नहीं कभी बोलेगा कि कोड करेगा क्या, है ना, या पढ़ाई करेगा क्या। तो कुछ लोग ऐसे हैं, वो आपसे जो भी पूछा आपको हमेशा क्या बोलना है, नॉट बोलना है। तो नॉट गेट क्या करता है, वो सिंगल, देखिए ये जो ऑपरेटर्स हैं, और कितने ऑपरेंड्स पर लगता है, दो ऑपरेंड, एक लेफ्ट एक राइट। प्लस जैसे प्लस ऑपरेटर है वो किस पर लगता है, लेफ्ट और राइट। इसी तरह और एंड किस पर लगते हैं, लेफ्ट और राइट। नॉट कितने पर लगता है, सिंगल पर। नॉट को सिंगल ऑपरेटर, ये जो है ये सिंगल ऑपरेंड पर लगता है। इसको जो भी आप सिंगल देंगे, उसका सिग्नल देंगे, उसका क्या करेगा, ऑपोजिट कर देगा। ट्रू देंगे तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स देंगे तो ट्रू कर देगा। ठीक बात है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर उम्मीद कर रहा हूं आपको यहाँ से समझ आ गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, वापस चलते हैं अपने क्रिकेट गेम पर। इसको जाके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं दोबारा से, है ना। और यहाँ पर अब आ जाते हैं। अब देखिए मेरे को यहाँ पर समझ आ रहा है। समझ क्या आ रहा है, मैं क्या बना रहा था, मैं बना रहा था भाई रैंडम नंबर होना चाहिए 0 से बड़ा और 1 से छोटा, दोनों कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर बीच में क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। अब जैसे ही मैंने एंड लगाया और सेव किया, देखिए क्या हो गया,
एंड लगकर सेव हो गया। अब कोई एरर ये नहीं दे रहा है क्योंकि ये समझ गया भाई ये वाली कंडीशन से जो ट्रू फॉल्स आएगा और इस वाली कंडीशन से जो ट्रू फॉल्स आएगा उनको कंबाइन करके हम सिंगल कंडीशन बना लेंगे जिसके बेस पर ये एफ चलने वाला है। तो देखिए अब आगे क्या देख रहे हैं हम, रैंडम नंबर हम जनरेट कर चुके थे 0 से 3 के बीच में। हमने बोला अगर रैंडम नंबर 0 से 1 के बीच में, यानी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है, तो कंप्यूटर की चॉइस होनी चाहिए बैट। एल्स इफ, अगर अब मान लीजिए दूसरी अगली कंडीशन, अगली रेंज क्या है, रैंडम नंबर अगर 1 से बड़ा है एंड यानी एंड, और रैंडम नंबर छोटा है किससे, 2 से, तो कंप्यूटर की चॉइस क्या होनी चाहिए। तो मैं बोलता हूं लेट कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल टू बॉल। यानी अगर रेंज है 1 से 2 के बीच में, नंबर मेरा 1 से 2 के बीच में आया तो कंप्यूटर की चॉइस हुई बॉल। एल्स लेट कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल टू स्टम्प। ठीक है, यानी मैंने यहाँ एल्स लिख दिया, हम चाहें तो उसको भी एल्सिफ बनाकर ये बोल सकते थे कि 2 से 3 के बीच में, क्योंकि हम श्योर हैं कि ये रैंडम नंबर हमेशा 1 से 3 के बीच में ही आता है। तो एक ही बात है, मैंने यहाँ पर एल्स लगाकर लिख दिया, यानी 0 से 1 के बीच में है तो बैट, 1 से 2 के बीच में है तो बॉल, और इन दोनों में नहीं है तो स्टंप। अब एक बार क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज और लगा लेते हैं, यानी कंसोल लॉग लगाकर चेक कर लेते हैं कि ये हमारा लॉजिक जो है वो सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैंने लिख दिया कंसोल लॉग, यहाँ पर क्या लिखते हैं, कंप्यूटर चॉइस इज, अच्छा यहाँ तो हमको पता ही है क्या है ना, तो कंप्यूटर चॉइस इज बैट। ये हमने कर लिया सेव। इसको उठाते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं बॉल और यहाँ लिख देते हैं स्टम्प, ताकि ये हमने वेरिएबल में सेव तो कर ही रहे हैं अपने, साथ साथ हम एक बार कंसोल में देख भी पाए ये चेंज भी हो रहा है या हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। इसको मैंने कर दिया सेव, और यहाँ आकर इंस्पेक्ट में एक बार देखते हैं, है ना। कंसोल स्टार्ट करते हैं। अभी हम ये सब किस पे कर रहे हैं, सिर्फ बैट बटन पर कर रहे हैं ना। तो बैट बटन में दबाऊंगा, देखिए कह रहा है आपने चूज किया है बैट, कंप्यूटर ने चूज किया है स्टंप। दोबारा दबाया, आपने चूज किया है बैट, कंप्यूटर ने चूज किया बॉल। फिर दबाया, आपने चूज किया है बैट, कंप्यूटर ने चूज किया है बैट। देखिए उम्मीद कर रहा हूँ आपको बैट दिख रहा है, यस। क्लियर करता हूँ, फिर दबाता हूँ, देखिए हर बार ये रैंडम, आपने बैट उसने बॉल, आपने बैट उसने बॉल, आपने बैट उसने बॉल, बाई चांस की बात है। फिर दबाऊंगा, आपने बैट उसने बैट, आपने बैट उसने स्टंप। ठीक है, तो ये 2 काम हमने प्रॉपर कर लिए, मेरे को अपनी चॉइस भी क्लियर हो रही है और कंप्यूटर की रैंडम चॉइस, जो कि काफी बड़ा टास्क था इस प्रोजेक्ट का, हमने वो बना ली है ना। अब देखिए मान लीजिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा, यानी अगर हम दोनों की चॉइस इक्वल है तो क्या होगा, टाई होगा। अगर मेरी बैट है उनकी बॉल है, उस बेसिस पर कंडीशन यहाँ पर बना लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले क्या कंडीशन बनाएंगे, अगर हम दोनों की चॉइस क्या है बैट, तो कैसे लगाऊंगा, मान लीजिए मेरी चॉइस तो बैट, मेरी चॉइस तो यहाँ पर बैट ही है, हमको पता है हमारी चॉइस बैट है। तो मैं क्या करता हूँ, इफ कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल टू, कैसे चेक करेंगे, ट्रिपल इक्वल टू। मैं बोल रहा हूं अगर कंप्यूटर की चॉइस क्या है, मान लीजिए बॉल है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अगर कंप्यूटर की चॉइस बॉल है तो मैं बैट हूं, वो बॉल है, तो कौन जीता। अगर आपकी यूजर की चॉइस बैट थी और कंप्यूटर की चॉइस बॉल थी तो यूजर वन। ठीक है, इसको एक बार सेव करके चला कर देखते हैं। सॉरी, मैंने सोर्स दबा दिया, हमको लगाना है इंस्पेक्ट। मैंने दबाया बैट, देखिए क्या बोल रहा है, ये एक एरर दे रहा है बहुत प्यारी सी। क्या एरर है, ये बोल रहा है अनकॉट रेफरेंस कंप्यूटर चॉइस इज नॉट डिफाइंड ऑन लाइन नंबर 51:3। यानी ये बोल रहा है भाई ये कंप्यूटर चॉइस तो आपने डिफाइन ही नहीं किया। भाई कंप्यूटर चॉइस तो मैंने एक बार भी नहीं 3 बार डिफाइन किया, यहाँ भी डिफाइन किया, यहाँ भी डिफाइन किया, यहाँ भी डिफाइन किया, फिर ये मुझे एरर क्यों दे रहा है। अगर आप यहाँ क्लिक करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये दिखा देगा कि एरर कहाँ पर है। देखिए मैंने क्लिक किया यहाँ पर, ये अच्छा, ये हमने एक्चुअली इसमें लिखा है तो ये लाइव सर्वर की वजह से इसको गड़बड़ इसने कर दिया है, बट बेसिकली ये कहाँ दिखा रहा है, ये एरर यहीं दिखा रहा है। बोल रहा है कंप्यूटर चॉइस हमने यहीं यूज किया है पहली बार, तो बोल रहा है भाई बॉल जो है वो तो डिफाइंड है बट यहाँ कंप्यूटर चॉइस डिफाइंड नहीं है। देखिए समझते हैं ये क्या हुआ है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको कोड एक बार समझ आए यहाँ हमने क्या लिखा है। और देखिए हमने क्या किया, रैंडम नंबर यहाँ चूज किया था, रैंडम नंबर के बेस पर हमने कंप्यूटर चॉइसेस को यहाँ पर डिफाइन किया है, बट यहाँ कंप्यूटर चॉइस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसे सीखने के लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे और अगला जो चीज है हमारा वो देखेंगे। क्या देखिए, हम प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर चुके थे इसके बाद, पर अगली चीज हम क्या देखेंगे, अगली चीज हम देखेंगे स्कोप। तो दोस्तों देखते हैं ये स्कोप क्या भला है। अब देखिए स्कोप क्या है, स्कोप में अगर हम सबसे पहली लाइन देखें, हमने क्या लिखा है, एनी वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड ब्रैकेट्स, इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स विल रिमेन इनसाइड ब्रैकेट्स। यानी
अगर मैं वापस आकर देखूं, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हमने देखिए कंप्यूटर चॉइस कहां पर क्रिएट किया है, हमने कंप्यूटर चॉइस इस इफ के इन दो ब्रैकेट्स के अंदर क्रिएट किया है। तो ये बोल रहा है कि हर वेरिएबल का क्या होता है, स्कोप होता है। स्कोप का मतलब वो वेरिएबल जहां डिफाइन हुआ है उसका उतना ही स्कोप है। जैसे हमारी कॉमन भाषा में बोलते हैं ना, भाई ये गांव में पैदा हुआ है ये वहीं रहेगा। हालांकि आजकल इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। हम सब लोग छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, लंबे लंबे कदम रख रहे हैं, पूरी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, है ना। पर यहाँ पर वेरिएबल्स में क्या होता है, वेरिएबल को आप जहां डिफाइन करेंगे वो उतना ही स्कोप में रहता है, उतनी ही उसकी लाइफ होती है। यानी वो जिस ब्रैकेट्स, जिन दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बना है, उन्हीं दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज हो सकता है, बाहर यूज नहीं हो सकता है। एक चीज हमने ध्यान नहीं दी, देखिए इसी वजह से मैं सेम वेरिएबल को कई बार डिफाइन कर पाया। मैंने यहाँ भी उसको डिफाइन किया, यहाँ भी उसको डिफाइन किया, यहाँ भी उसको डिफाइन किया, और कंपाइलर ने कंप्लेन नहीं किया कि सर आपने इसको 3 बार डिफाइन क्यों कर लिया, है ना। क्योंकि वो ये मान रहा है कि इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जो वेरिएबल है वो इन दो ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा, इन दो के जो अंदर है वो इन दो के अंदर रहेगा, और इन दो के जो अंदर है वो इन दो के अंदर रहेगा। तो एक बार इसके थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम करके देख लेते हैं, है ना, इसका क्या मतलब है। तो वापस आते हैं अपने चैप्टर कोड में, चैप्टर कोड में बनाते हैं एक नई फाइल जिसका नाम क्या देंगे, scope.html। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर स्कोप में, बना लेते हैं डिफॉल्ट कोड, स्कोप को कर देते हैं बंद, और यहां लिख देते हैं स्कोप। ठीक है, इसको सेव किया, इसको चला लेते हैं लाइव सर्वर में, फिर आ जाते हैं स्कोप सीखने। देखिए हम ये ऐसे ही करते रहेंगे, जब भी किसी टॉपिक की जरूरत पड़ेगी वो टॉपिक पढ़ेंगे और वापस चले जाएंगे अपने बॉल गेम पर, बैट बॉल स्टंप गेम पर, ताकि हम अपना प्रोजेक्ट पूरा कर पाए और साथ साथ कॉन्सेप्ट को जरूरत के टाइम पर सीखते भी जाएं। ठीक बात है। तो हम आ गए स्कोप पर। देखिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, लगा लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग, और इसके अंदर देखते हैं हमने क्या बोला कि जो इफ के अंदर क्रिएट होगा वो इफ के अंदर ही रहेगा। तो मान लीजिए मैं एक बार यहाँ एक इफ बनाकर देखता हूँ, जो हम एज वाला एग्जांपल ले रहे थे, मान लीजिए हम वही बना लेते हैं। क्या मैं बोलता हूँ, लेट एज इज इक्वल टू, फिलहाल इसकी वैल्यू रख लेते हैं 34। मैं बोल रहा हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 18, है ना। अब जो मैसेज है उसको हम क्या कर लेते हैं, यही बना लेते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट यूजर मैसेज इज इक्वल टू, मैं यूजर मैसेज क्या देंगे, यू कैन ड्राइव। ठीक है, एल्स लेट यूजर मैसेज इज इक्वल टू यूजर बाइसाइकिल। सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा, है ना। अब मैं कर देता हूं कंसोल लॉग, क्या देना है यहाँ पर, यूजर मैसेज। देखिए हमारे साथ क्या होने वाली है, सेम प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों, देखिए जब भी मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, ये क्या बोल रहा है हमको यहाँ पर कंसोल में, ये बोल रहा है अनडिफाइंड रेफरेंस यूजर मैसेज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है यूजर मैसेज यहाँ तो है, पर बाहर जब आप इन दो ब्रैकेट्स के आ गए हैं तो नहीं है। तो यानी अगर मैं ये सेम चीज लिख लेता इनके अंदर और यहाँ इसको कर देता कमेंट, यानी अगर ये इफ और एल्स के अंदर होता और मैं सेव करता तो देखिए क्या होता, सही से चल जाता, यू कैन ड्राइव। अगर ये एज होती 12 और सेव करता तो यूजर बाइसिकल, क्योंकि यूजर मैसेजेस इफ के अंदर डिफाइन हुआ तो इफ के अंदर ही यूज हो पा रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि जो वेरिएबल आपको बाहर यूज करना है उसको डिफाइन कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे। तो अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ डिफाइन कर लूँ, यानी बाहर, और पहले इसकी वैल्यू क्या दे दें, कुछ नहीं देते, मान लीजिए ब्लैंक दे देते हैं, है ना। वरना देने की भी जरूरत नहीं है, मैं वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूं और यहां मैंने उसकी वैल्यू दे दी। अब देखिए क्या, अब ये चल जाना चाहिए। अब मैं कंसोल लॉग हटाता हूं और इसको सेव करता हूं, तो देखिए वैल्यू क्या प्रिंट हुई, वैल्यू प्रिंट हुई अनडिफाइंड। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ देखिए, क्योंकि अंदर जो हमने यूजर मैसेज है वो फिर से डिफाइन किया है। यानी सेम वेरिएबल कैन बी डिफाइंड मल्टीपल टाइम्स। अगर आप यहां पर देखेंगे आकर, वेरिएबल्स कैन बी रीडिफाइंड इनसाइड ब्रैकेट। तो इसने क्या सोचा, इसने सोचा बाहर तो यूजर मैसेज है, बट क्योंकि आप दोबारा लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये यूजर मैसेज नहीं चेंज कर रहे हैं, आप अपना यूजर मैसेज फिर से डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो लेट के साथ एक ये बात होती है क्या, कि लेट के साथ आप जो वेरिएबल अंदर डिफाइन करेंगे वो रिडिफाइन हो जाएगा, और इसलिए हम लेट को प्रेफर करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर वैर यूज करता, मान लीजिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, वैर कर देता हूँ, और इसको मैं करता हूँ सेव, और इसको भी मैं कर देता हूँ वैर, और इसको भी मैं कर देता हूँ वैर, और मैं इसको सेव करता हूं, तो देखिए क्या होगा, इसने क्या किया, इसने मेरे को वेरिएबल तो डिफाइन करने दिया, बट यहां भी यू कैन ड्राइव प्रिंट हुआ और यहां भी यू कैन ड्राइव प्रिंट हुआ। यानी इसने अंदर वाले वेरिएबल को अलग वेरिएबल नहीं माना। जब मैंने अंदर वाले यूजर मैसेज की वैल्यू चेंज की तो बाहर वाले यूजर मैसेज की भी वैल्यू चेंज हो गई, इसलिए यहाँ 2 बार यूजर बाइसिकल लिखा हुआ आया। ठीक है, वेर क्या करता है, वेर स्कोपिंग रूल्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये पुराना तरीका है, इसलिए वेर डज नॉट फॉलो
स्कोप, ठीक है, तो इसलिए वेयर को यूज नहीं किया जाता है। ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब है, अब देखिए यहाँ पर और स्कोप भी समझ लेते हैं। दो स्कोप तो हमको समझ आ गया, एक हमने यहाँ डिफॉल्ट डिफाइन किया और एक हमने इफ के अंदर डिफाइन किया। तो इसको सही करने का तरीका क्या था, यहाँ से आप लेट हटा दीजिए, यानी आप ये बोलिए भाई मैं नया यूजर मैसेज डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं तो एग्जिस्टिंग यूजर मैसेज की ही वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं सेव करता हूं तो देखिए दोनों जगह यूजर बाइसिकल आ गया, तो मेरे को अंदर ये कंसोल लॉग करने की जरूरत नहीं है। मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूं, देखिए बाहर, उसकी वैल्यू अंदर मैं यूज कर सकता हूं और उसके बाद बाहर उसको फिर से यूज कर सकता हूं। यानी बाहर की वैल्यू अंदर यूज हो सकती है, बट अंदर डिफाइन करी गई वैल्यू बाहर यूज नहीं हो सकती। समझ आया? मैंने यूजर मैसेज बाहर डिफाइन किया तो यूजर मैसेज अंदर यूज हो गया। यानी स्कोपिंग कैसे चलती है, जो सबसे छोटा स्कोप है वो बाहर नहीं आ सकता, पर जो बाहर वाला है वो अंदर इस्तेमाल हो सकता है। तो ये तो हुए मेरे दो स्कोप, यानी ये इसको बोला जाता है बिल्कुल ब्लॉक स्कोप, जो दो ब्रैकेट्स के अंदर है, जो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं किसी फंक्शन के अंदर। अब आगे आगे हम जाके देखेंगे फंक्शन क्या होता है, उनको बोलते हैं लोकल स्कोप। और एक होता है ग्लोबल स्कोप, जिसको आप कहीं से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट के स्कोप की बात करेंगे तो एक तो हुआ ग्लोबल स्कोप, जो वेरिएबल कहीं पर भी यूज होगा। उसके बाद लोकल स्कोप में दो स्कोप होते हैं, एक ब्लॉक स्कोप होता है जो अभी हमने देखा, और एक वैर जो है वो फंक्शन स्कोप है, जो पूरे फंक्शन के अंदर चलता है। फंक्शन क्या होता है ये भी हम बाद में चलकर देखेंगे, वहां भी आपको स्कोप दोबारा समझ आएगा। जैसे हमने पहले छोड़ दिया था कि वैर लेट का डिफरेंस आप छोड़ दीजिए, बाद में समझ आएगा। अब यहाँ पर हमको समझ आ रहा है कि लेट स्कोपिंग रूल्स को फॉलो करता है, वैर नहीं करता। उसी तरह फंक्शन स्कोप क्या है ये हम फंक्शन के अंदर जाकर समझेंगे, ठीक बात है। तो स्कोपिंग में उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ पर समझ आ गई है। तो फिर से बंद करके वापस कहाँ जाते हैं, अगर स्कोप के बाद हम देखेंगे कहाँ जा रहे हैं, वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, और इस बार ये प्रोजेक्ट खत्म करके ही हम अपना दम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमको समझ आ गया हम गलती क्या कर रहे थे, हम भाई कंप्यूटर चॉइस को अंदर डिफाइन कर रहे थे। तो कंप्यूटर चॉइस को क्या करिए, कंप्यूटर चॉइस को उठाकर डिफाइन कर लीजिए बाहर, ठीक है। यहाँ मैंने इसको डिफाइन कर लिया और अंदर से क्या करें, अंदर से लेट लेट हटा दें, ठीक है। तो यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, और यहाँ पे मैं जैसे ही करूंगा सेव, तो देखिए इस, अच्छा पहले मैं वापस चलता हूँ क्रिकेट गेम में, इसको हम दोबारा से क्या कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर एक बार कर लेते हैं, और इसका देखते हैं इंस्पेक्ट कंसोल, और एक बार देखते हैं बैट बटन दबाकर, देखिए क्या हुआ, कोई एरर नहीं आई। ये बोल रहा है यू हैव चोजन बैट एंड कंप्यूटर चॉइसेस स्टम्प, तो ये ठीक चल रहा है। और ये इफ भी क्या चला, ठीक से चला। ये वरना यहाँ पर क्या होती है, एरर आती है। अब देखिए हमको ये जो कंप्यूटर चॉइस है, ये भी अब यहाँ पर हर बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास वेरिएबल तो आ ही गया है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग, है ना। और अब बैकटिक से इसको डिफाइन करते हैं क्या, कंप्यूटर चॉइस इज, उसके बाद क्या करते हैं डॉलर वेरिएबल वेरिएबल, और वेरिएबल मेरा क्या है, कंप्यूटर चॉइस, ठीक है। इस पे मैंने लगा दिया सेमीकोलन, और ये तीनों जो कंसोल है इनको मैं क्या कर सकता हूं, इनको मैं कर सकता हूं कमेंट आउट। मैंने इसको किया सेव, मैंने दबाया बैट, तो देखिए अब भी क्या आ रहा है, वही आ रहा है, यू हैव चोजन बैट कंप्यूटर चॉइसेस बैट, ठीक बात है। दोबारा मैंने दबाया यू हैव चोजन बैट कंप्यूटर चॉइसेस स्टम्प, ठीक बात है। अब देखिए अब हम अपना वो पूरा करते हैं कि हमको ये भी प्रिंट करना है कि कौन जीता। तो हमको अपना चॉइस तो पता ही है कि बैट है, अब हमको ये देखना है कि कंप्यूटर का चॉइस अगर बॉल है तो कंप्यूटर जीता, है ना। एल्स इफ, और क्या हो सकता है कंप्यूटर का चॉइस, अगर कंप्यूटर का चॉइस भी क्या है, बैट है, यानी हमने भी चूज किया कंप्यूटर ने भी चूज किया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग इट्स अ टाई। अब देखिए मेरे को क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी यूज करना है, तो मैं स्ट्रिंग कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, डबल कोट से डिफाइन कर सकता हूँ, ताकि मेरा अंदर का अपॉस्ट्रोफी ठीक से चल जाए, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ डबल कोट्स में भी डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कहा हूँ, मैं ऑन क्लिक के अंदर हूँ, माफ कीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, डबल कोट्स की जगह भी कैसे डिफाइन कर लेते हैं, बैकटिक से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। बैकटिक तो हमारे पास हमेशा है ही। मैंने इसको कर दिया सेव। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, अगर कंप्यूटर, हमारी चॉइस क्या है, हमारी चॉइस अभी बैट है, क्योंकि हम बैट बटन के अंदर ही ये पूरा कोड लिख रहे हैं। हमने बैट लिया, उसने बॉल लिया, तो कौन जीता, यूजर जीता, है ना। यूजर ने बैट लिया, कंप्यूटर ने बॉल लिया, तो यूजर जीता। अगर यूजर ने बैट लिया, कंप्यूटर ने भी बैट लिया, तो कौन जीता, कंप्यूटर जीता। एल्स इफ, कंप्यूटर चॉइस और क्या हो सकती है, बैट बॉल हो गई, तीसरी क्या हो सकती है, स्टंप। यानी अब यूजर ने बैट लिया और कंप्यूटर ने स्टंप लिया, तो कौन जीता, कंप्यूटर जीता, क्योंकि स्टंप और बैट की लड़ाई में कौन जीतता है, स्टंप जीतता है। तो हम बोलेंगे कंप्यूटर हैज वन, ठीक है। अब एक बार देखते हैं इसको चलाकर, देखिए एक हमारा पूरा हो गया है। मैं बैट दबाता हूं तो क्या आ रहा है, यू हैव चोजन बैट कंप्यूटर चॉइस इज बॉल यूजर वन, क्योंकि यूजर ने चूज किया बैट, कंप्यूटर ने चॉइस किया बॉल, तो यूजर
जीत गया। फिर से देखते हैं, आपने चूज किया बैट, कंप्यूटर ने चूज किया इस बार स्टंप, तो कंप्यूटर जीत गया। अगर फिर से चलाऊं तो आपने बैट चूज किया, कंप्यूटर ने भी इस बार बैट चूज किया, तो इट्स अ टाई। तो देखिए क्या हुआ, हमारा ये पूरा बनकर क्या हो गया है, एक बटन वाला बनके तैयार हो गया है। बट एक चीज अभी भी मिसिंग है, वो क्या है, वो ये है कि हमको ये आउटपुट यहाँ नहीं दिखाना था, हमको ये आउटपुट कहाँ दिखाना था, एक पॉपअप में दिखाना था, है ना। तो इसके बाद क्या करते हैं, एक पॉपअप लगाते हैं, क्या, अलर्ट, इसके अंदर देते हैं बैकटिक, है ना, और इसके अंदर तीनों हमको मैसेज देने हैं। तो मैसेज क्या है, तो सबसे पहला तो पहला मैसेज है यू हैव चोजन बैट। तो इसको कंसोल लॉग करने के बजाय क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कॉन्स्ट यूजर मैसेज, है ना, या इसको बोल लेते हैं यूजर चॉइस मैसेज। और मैसेज को छोटा करने के लिए स्टैंडर्ड क्या है, हम हमेशा लगाते हैं एमएसजी। ठीक है, तो एक हुई मेरी, एक मेरा वेरिएबल ये हुआ। उसके बाद कंप्यूटर चॉइस को दिखाने के लिए भी जो पूरा हमने स्ट्रिंग बनाया है उसका नाम क्या रख देते हैं, कंप्यूटर चॉइस मैसेज, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको कंसोल लॉग नहीं कर रहे हैं, इनको सिर्फ डिफाइन कर करके रख रहे हैं ताकि हम इनको बाद में यूज कर सकें। और अब ये जो है इसको भी एक क्या करते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, क्या, मान लीजिए इसको लेट करते हैं, क्योंकि अभी हम डिफाइन कर रहे हैं लेट रिजल्ट मैसेज। और इनको कर लेते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये जो इनको प्रिंट करने के बजाय सेव कर करके रख रहे हैं ताकि हम इसको यहाँ पर यूज कर सकें। तो रिजल्ट मैसेज की वैल्यू या तो होनी चाहिए यूजर वन, या होनी चाहिए इट्स अ टाई, या होनी चाहिए कंप्यूटर हैज वन, है ना। और अब अलर्ट में क्या करेंगे, अलर्ट में इन तीनों चीजों को, सिर्फ वेरिएबल्स को यहाँ पर मिलाकर एक स्ट्रिंग बना देंगे, क्या, यहाँ मैं बोलता हूँ यूजर चॉइस मैसेज, कंप्यूटर चॉइस मैसेज और रिजल्ट मैसेज। देखिए हम अलग अलग इसको काम करने के तरीके हैं, ये भी किया जा सकता था कि यूजर चॉइस हमको पता ही है बैट है, तो उसको यहाँ डायरेक्टली यूज कर लिया जाए उस मैसेज को, है ना, इसको यहाँ लिखने की अभी जरूरत नहीं है। ये मान लीजिए कर ही लेते हैं, उससे क्या होगा, ये काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यू हैव चोजन बैट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट ही है। तो इसको यहाँ एज इट इज लगा देते हैं यू हैव चोजन बैट। और कंप्यूटर चॉइस मैसेज भी एक एक्चुअली एक तरह से हमको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर चॉइस तो हमारे पास है ही। तो इसको हम एग्जैक्टली इसके अंदर लिख सकते हैं, क्या, यू हैव चोजन बैड, फुल स्टॉप लगाते हैं, कंप्यूटर चॉइस मैसेज की जगह हम बोल सकते हैं कंप्यूटर चॉइस इज कंप्यूटर चॉइस, एंड फाइनली एंड लगाकर क्या बता देंगे, रिजल्ट बता देंगे, जो हमने रिजल्ट मैसेज में ऑलरेडी लिख लिया है। तो हमारा एक ही मैसेज बनाने से काम चल गया, और हमने फाइनली क्या किया, उसको भेज दिया अलर्ट के अंदर। ठीक है, ये जो लास्ट में मैंने किया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप कंफ्यूज नहीं हुए हैं। मैंने क्या किया है, रैंडम चॉइस जो मेरा यूजर चॉइस है, कंप्यूटर चॉइस और कंप्यूटर चॉइस मैसेज को क्या बना लिया, यहाँ फाइनल मैसेज बना लिया, यू हैव चोजन बैट, क्योंकि हमको पता है बैट बटन के अंदर है, कंप्यूटर चॉइस इज कंप्यूटर चॉइस, एंड फाइनल दिस इज रिजल्ट मैसेज। इसको मैंने सेव किया। अब देखिए बैट में जैसे ही दबाऊंगा, अब कंसोल की जरूरत नहीं है, मैं बैट दबाऊंगा तो क्या लिखा हुआ आया, यू हैव चोजन बैट, कंप्यूटर चॉइस इज स्टंप एंड कंप्यूटर हैज वन, क्योंकि हमारा बैट था, कंप्यूटर ने क्या चूज किया, स्टंप चूज किया। अगर मैं फिर से दबाऊं तो क्या आया, यू हैव चोजन बैट, कंप्यूटर चॉइस इज बैट, इट्स अ टाई। फिर से दबाऊं, इट्स अ टाई। फिर से दबाऊं, यूजर हैज वन, क्योंकि इस बार कंप्यूटर ने क्या चूज कर लिया, बॉल चूज कर लिया। तो देखिए प्रोजेक्ट तो मेरा एक तरह से हो गया, बट अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ एक बटन के लिए डिफाइन किया है, हमको क्या करना है, बॉल और स्टंप के लिए भी सेम काम करना है। तो मैं आइडियली आपको ये बोलूंगा, एक बार वीडियो पॉज करिए और सेम कोड कॉपी पेस्ट करिए बॉल और स्टंप बटन में, और देखिए आप इसको ठीक से एडिट कर पा रहे हैं या नहीं, ताकि ये ठीक से चले। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ये काम खुद स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको पूरे ऑन क्लिक को कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, ये हो गया मेरा बैट बटन। अब आ जाते हैं बॉल बटन में, बॉल बटन में भी सेम चीज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, है ना। अब देखिए चलाकर देखते हैं हमने यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ की है। ठीक है, बॉल बटन के अंदर अगर हम आएंगे, अभी क्या बोल रहा है, रैंडम नंबर क्या बोल रहा है, कैन नॉट री डिक्लेयर, क्योंकि ये क्या है, पहले वाले बटन में ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, डिक्लेरेशन यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है। देखिए इसमें भी काम तो हमको सेम करना है, पहले कंप्यूटर की चॉइस आएगी, कंप्यूटर की चॉइस हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ये वाला पूरा कोड तो सेम रहने वाला है ना। रिजल्ट मैसेज को भी ये कह रहा है दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब अगर इस बार कंप्यूटर की चॉइस बॉल है तो क्या होगा, हमारे रूल्स क्या हैं, वापस हम रूल जाकर देख सकते हैं, क्या, कंप्यूटर की चॉइस बॉल है और हमारी चॉइस क्या है, हमारी हमारी चॉइस भी बॉल है ना, सेकंड बटन पर है हम। अगर दोनों की चॉइस बॉल है तो क्या होगा, तो होगा इट्स अ टाई, है ना। अगर दोनों की चॉइस बॉल है तो होगा टाई,
अब यूजर की चॉइस बॉल है और कंप्यूटर की चॉइस बैट है, तो क्या होगा, इसका मतलब कौन जीता, इसका मतलब जीता कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर अपने बैट से आपकी बॉल को क्या कर देगा, उड़ा देगा। और अगर कंप्यूटर की चॉइस स्टंप है और आपकी चॉइस क्या थी, आपकी चॉइस क्या थी, बॉल थी, हमारी चॉइस क्या है, सेकंड बॉल है, तो क्या हुआ, यूजर जीत गया। अब यहाँ पर दूसरा हम चेंज क्या करेंगे, यू हैव चोजन बैट की जगह इसको क्या कर देंगे, बॉल कर देंगे, तो यू हैव चोजन बॉल, तो ये हमने कर दिया है बॉल। तो अब ये बॉल वाला भी कोड हमारा हो गया है पूरा। इसको हम करते हैं सेव और एक बार दबा कर देखते हैं यहाँ पर बॉल बटन। देखिए बॉल मैंने दबाया, क्या कह रहा है, यू हैव चोजन बॉल, कंप्यूटर चॉइस स्टंप, तो यूजर जीत गया, क्योंकि बॉल से क्या होगा, स्टंप की गिल्लियां उड़ जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से दबाते हैं, यू हैव चोजन बॉल, कंप्यूटर चॉइस स्टंप, फिर से क्या हुआ, यूजर जीत गया। इस बार क्या किया, हमने बॉल चूज किया, कंप्यूटर ने फिर से स्टंप चूज किया, देखिए लगातार सेम ही आ रहा है ना, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है, नहीं। देखिए मैंने इस बार किया, 4 बार वैल्यू सेम आया, बट इस बार क्या आया, हमारा भी बॉल कंप्यूटर चॉइस भी बॉल, तो क्या हुआ, टाई हो गया। फिर से दबाकर देखते हैं, हमारा बॉल, कंप्यूटर ने इस बार बैट ले लिया और हमारी बॉल को पहुंचा दिया छक्के के पास, तो कौन जीत गया, कंप्यूटर हैज वन। तो ये दूसरा भी हो गया। अब इसको फिर से कॉपी करते हैं स्टंप में, हमारा प्रोजेक्ट उसके बाद क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, देखिए अगर मैं स्टंप बटन दबाऊं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमको स्टंप के अंदर भी क्या करना है, ऑन क्लिक डिफाइन करना है। अभी आप इस बात पर मत जाइएगा कि ये कोड कितना अच्छा या कितना खराब है ना, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इफ एल्स तक हमने पढ़ा है और हम इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे, इसके कोड को भी इंप्रूव करेंगे और इसकी फंक्शनैलिटी को भी हम इंप्रूव करते जाएंगे, है ना। तो ये मैंने बना लिया है ऑन क्लिक। इस बार भी देखिए क्या हुआ, रैंडम नंबर सेम रहा, कंप्यूटर चॉइस वाला कोड सेम रहा, ये फिर से चेंज हो गया। अब देखिए इस बार क्या है, अगर उस कंप्यूटर ने चूज किया है बॉल और हमने क्या चूज किया, यूजर ने क्या चूज किया है, स्टंप, तो कौन जीतेगा, स्टंप और बॉल की लड़ाई में हमेशा बॉल जीतती है ना। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, कंप्यूटर हैज वन। कंप्यूटर ने अगर बॉल चूज किया और हमारा स्टंप है तो कंप्यूटर जीतेगा, है ना। इसको फिलहाल के लिए हटा लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर की चॉइस है बैट और हमारा क्या है, स्टंप, है ना। कंप्यूटर की चॉइस बैट है और हमारा स्टंप है, तो कौन जीतेगा, हम जीतेंगे, यानी यूजर हैज वन इन दिस केस। और अगर स्टंप और स्टंप है तो बात क्लियर है, क्या होने वाला है, इट्स अ टाई। ठीक है, लास्ट में फिर से ये चेंज करना है, यू हैव चोजन स्टंप, बाकी सब कुछ रहने वाला है सेम। तो ये मैंने कर लिया सेम, सेव कर लिया। देखिए बैट दबाया, यू हैव चोजन बैट, कंप्यूटर चॉइसेस बॉल, यूजर वन। बॉल में भी क्या हो रहा है, यू हैव चोजन बॉल, कंप्यूटर चॉइसेस बॉल, इट्स अ टाई। स्टंप, यू हैव चोजन स्टंप, कंप्यूटर चॉइसेस स्टंप, इट्स अ टाई। पर देखिए हर बार क्या हो रहा है, हर चीज रैंडम आएगी। 3 बार देखिए टाई हो गया है, चौथी बार भी टाई हो गया है, पर इस बार देखिए क्या हुआ, यू हैव चोजन स्टंप, कंप्यूटर चॉइसेस बॉल, तो कंप्यूटर यहाँ पर जीत गया है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा। देखिए क्या हुआ है, अभी इसका बेसिक वर्जन तैयार हुआ है, यूआई बहुत अच्छा नहीं है, मैसेज जो है वो पॉपअप में आ रहा है विच इज नॉट वेरी गुड, बट फंक्शनैलिटी देखिए हम सिर्फ इफ एल्स की मदद से, लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से और स्कोप की मदद से यहाँ पर पूरी कर पाए हैं।